हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो बच्चों, करें स्टार्ट अपने आज के लेक्चर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ईडियम्स पढ़ रहे थे, यानी कि मुहावरे पढ़ रहे थे इंग्लिश में। कुछ मुहावरे हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और कुछ हमें आगे और कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, तो हम लोग ईडियम से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ईडियम्स पढ़ रहे थे हम? नाउन और एडजेक्टिव काइंड ऑफ ईडियम्स हम पढ़ रहे थे। 5 तक पढ़ चुके थे हम इस पोर्शन के ईडियम्स, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएचर कंफर्ट। क्रिएचर कंफर्ट मतलब जब कोई इंसान अपने कंफर्ट के लिए सोचता है, यानी कि अपने मटेरियल कंफर्ट, कि मुझे आराम मिलना चाहिए, लग्जरीज मिलनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पर? मटेरियल कंफर्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल ईज एंड वेलबींग, यानी कि आप फिजिकली कंफर्टेबल रहें, आपको बॉडी को आराम मिले, तो उस चीज़ को बोला जाता है क्रिएचर। यानी कि जब आप किसी क्रिएचर को आराम देने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ पुअर लेबरर इज मोर कनेक्टेड अबाउट द क्रिएचर कंफर्ट देन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी कि अगर कोई से लेबरर इंसान की बात की जाए, तो हम लोग मतलब जो मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, यानी कि जो अपने रोज़ का काम रोज़ करते हैं, रोज़ ही अपनी अर्निंग्स कमाते हैं, तो हम लोगों के लिए मेज़र क्या है? मेज़र ये है कि हमारे क्रिएचर को, यानी कि बॉडी को सुख मिलना चाहिए। जो लोग ज़्यादा वेल्दी होते हैं, वो लोग डिपेंड करते हैं, वो लोग ध्यान ज़्यादा दे सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल, यानी कि अपनी आत्मा की शांति के लिए। बट जो पुअर इंसान है, उसे सबसे पहले क्या चाहिए? उसे सबसे पहले अपने क्रिएचर का, यानी कि अपनी बॉडी के लिए आराम चाहिए। ऑल्दो आराम सभी को बॉडी को चाहिए, लेकिन उनका ज़्यादा कंसर्न कहाँ रहेगा? अपने क्रिएचर कंफर्ट की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ डॉग इन द मैंगर। अ डॉग इन द मैंगर इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि जो क्या करता है, जो थोड़ा लालची इंसान है, लालची भी है और बेवकूफ़ भी है। यानी कि अगर कोई चीज़ उसके लिए नहीं बनी है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान के काम नहीं आने वाली, उसे पता है, तो वो ना तो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, पर वो यूज़ तो कर नहीं सकता, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। कहेगा मैं यूज़ नहीं करूँगा तो कोई यूज़ नहीं करेगा। तो इस तरह का ज़िद्दी किस्म का इंसान है कि अगर ये चीज़ मेरी नहीं हो सकती तो ये चीज़ किसी और की भी नहीं होगी। जैसे कि पुरानी मूवीज़ में हीरो डायलॉग मारते थे, अंजलि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और की नहीं हो सकती, तो उसको गोली से उड़ा दिया। तो उस टाइप से वो क्या है? डॉग इन द मैंगर। यानी कि एफ्लुएंट नेशंस फॉलो अ डॉग इन द मैंगर पॉलिसी। दे वुड रैदर डिस्ट्रॉय व्हाट दे कांट यूज देमसेल्फ। यानी कि एफ्लुएंट नेशंस मतलब जो अच्छे पावरफुल नेशंस होते हैं, वो मैंगर पॉलिसीज को यूज़ करते हैं। तो मैंगर पॉलिसीज क्या है? डॉग इन द मैंगर पॉलिसी, कि वो क्या करेंगे? जो चीज़ें हमारे यूज़ की नहीं है, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे यूज़ की नहीं हैं, वो उसे डिस्ट्रॉय करना पसंद करेंगे, रैदर देन वो किसी गरीब देश को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय ज़रूर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब जिसमें आपको अपनी कोनी खिसकाने का मौका मिल जाए, यानी कि एडुकेट स्पेस मिल जाए, थोड़ा सा फ्रीडम मिले आपको अपने सिनेरियो में रहकर, जहाँ पर आप अपने मन मुताबिक काम कर सकें। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि टू मैनी रूल एंड रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का कॉन्सेप्ट एक बार आप सुन लो। रेड टैपिज्म क्या होता है? रेड टैपिज्म आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। जिस टाइम हमारे वेद ग्रंथ, पोथिया या फिर रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते थे, तो उस टाइम वो लूज पेपर्स पे लिखे जाते थे। उस टाइम बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, रूल्स लूज पेपर्स पे लिखे जाते। तो वो लूज पेपर पे जो लिखी हुई चीज़ें होती थी, उसे एक लाल धागे से बांधते थे। जो हैवी रूल रेगुलेशंस होते थे या फिर जो हमारे वेदों पुराण होते थे, तो उन्हें लाल धागे से बांधा जाता था। जब लाल धागे से उसे बांधा जाता था, तो उन तरह के डॉक्यूमेंट्स को बोल देते थे हम रेड टैपिज्म डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोलता है? टू मैनी रूल्स एंड रेड टैपिज्म हार्डली गिव वन एल्बो रूम टू ट्राई आउट न्यू मेथड्स। यानी कि क्या बोलता है कि अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे, या लाल फीताशाही वाले रूल्स या रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे, तो शायद ही किसी को मौका मिले कि वो अपना खुद की समझ यूज़ करके कोई चीज़ें ट्राई कर सके। यानी कि आपको फ्रीडम ही नहीं दी जा रही जब कुछ सोचने की, तो आप नए मेथड्स कैसे ट्राई करोगे? और हो सकता है जो नए मेथड आप ट्राई करना चाह रहे हो, दैट माइट प्रूव मोर प्रॉफिटेबल फॉर एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? थोड़ी सी रिजिड होनी चाहिए या थोड़ी इजी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि आपको एल्बो रूम मिल सके, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट भी आप लगा सको। अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो आपका आइडिया भी यूज़ किया जा सकता है, और जब आपका आइडिया यूज़ किया जाए तो आपको इनफ एल्बो रूम मिलेगा, यानी कि अपनी फ्रीडम से मूव करने का अधिकार या अपने तरीके से काम करने का अधिकार आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर मतलब अच्छे मौसम में जो दोस्त रहता है। वो वाला सॉन्ग सुना है, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है ना आपका, वो मौसम बदलते बदल जाता है।
यानी कि अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, एक दोस्त जो आपको मुसीबत के समय छोड़कर भाग जाता है, फरार हो जाता है। तो फेयर वेदर फ्रेंड सिर्फ तब तक आपका है जब तक आपके पास पैसा है, यानी कि जब तक पैसा है तब तक ही वो पूछेगा कि यार तू कैसा है, अदरवाइज वो भाग जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव को मीनिंग को समझने से पहले फ्रेंच लीव के बेस को समझ लीजिए। फ्रेंच लीव जो है एक फ्रेंच का कस्टम है ऑफ द मिड 80s। वहाँ पर क्या होता था उस टाइम पे, मिड 18-19 सेंचुरी के अंदर, तो वहाँ पर होता था कि जब आपको किसी फ्रेंच गेस्ट ने या होस्ट ने आपको डिनर पे बुलाया है या फिर एक पार्टी थ्रू की है और आप उनकी पार्टी में जाकर बॉल डांस को एंजॉय कर रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता था, जो फ्रेंच का कस्टम था वहाँ पर आप बिना होस्ट को बताए खा पी कर निकल जाते थे, यानी कि खाया पिया और खिसको। तो उस टाइम पर उस चीज़ को बोला जाता था फ्रेंच लीव। तो जो लोग बिना बोले निकल जाते थे तो उन लोगों को बोला जाता था दे हैड टेकन द फ्रेंच लीव, यानी कि बिना बताए जा चुके हैं वो लोग। तो आज के सिनेरियो में ये कॉर्पोरेट्स में यूज़ होता है कॉन्सेप्ट फ्रेंच लीव का। फ्रेंच लीव उन एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है जो बिना बताए छुट्टी लेते हैं, यानी कि बिना एप्लीकेशन लगाए छुट्टी लेते हैं। एब्सेंस फ्रॉम वर्क और ड्यूटी विदाउट परमिशन। तो यहाँ पर बोला जाता है, एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेक टू मैनी फ्रेंच लीव्स नाउ। अब तुम बहुत ज़्यादा ऐसे बेबुनियाद छुट्टी नहीं लोगे या बिना बताई छुट्टी नहीं लोगे, अदरवाइज इट विल मार योर चांसेस फॉर अ प्रमोशन। मार योर चांसेस का मतलब होता है अपने चांसेस को ख़त्म करना या कम करना। तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे प्रमोशन के लिए, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा इफ़ यू कंटिन्यू टू टेक व्हाट फ्रेंच लीव्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास गुड ऑफिसेस, अच्छा ऑफिस। यहाँ पर जो गुड ऑफिसेस का मतलब होता है ना कि आपका किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन है, अच्छी पहुँच है, आपकी अच्छी पकड़ है, आप किसी बड़े ऑफिस के अधिकारी हैं, आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसके लिए यूज़ होता है गुड ऑफिसेस। आज के टाइम पे गुड ऑफिसेस का अगर बहुत सही एग्जांपल दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। वन कैन गेट अ गुड जॉब ओनली थ्रू द गुड ऑफिसेज ऑफ समवन इन द पावर। आज के टाइम पे जॉब हासिल करना आसान नहीं है, रेफरेंस चाहिए होती है कदम कदम पे। तो यानी कि एक को अच्छी जॉब कब मिलती है, जब उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो गुड ऑफिसेज हो, यानी कि जिसका सिक्का चलता हो, जो इन्फ्लुएंस रखता हो दूसरों के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अ हर्क्यूलिन टास्क। हर्क्यूलिन टास्क मतलब, हर्क्यूलिन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हर्क्यूलिन टास्क क्या है? हर्क्यूलिन टास्क करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मुश्किल काम करना है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ अ हर्क्यूलिन टास्क रिक्वायरिंग द कोलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द एंटायर कंट्री। अगर आपकी कंट्री को गरीबी रेखा से बाहर आना है तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ज़्यादा एफर्ट का मतलब क्या है? कलेक्टिव एफर्ट लगाएगी पूरी कंट्री, तब जाकर आप अपनी कहीं गरीबी से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंच लॉ। लिंच लॉ अगेन फिर आपका अर्लियर टाइम से आया हुआ एक इडियम है। लिंच लॉ मतलब एक मॉब लॉ। मॉब लॉ बोले तो कि जब कुछ इन्फ्लुएंट लोग मिलकर, प्राइवेट लोग मिलकर, रिच जो होते हैं, जो डोमिनेटिंग पावर रखते हैं सोसाइटी, वो मिलकर लॉ बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उस टाइम पर कोई रिटर्न लॉ तो होता नहीं था। रिटर्न लॉ नहीं होता था मतलब ये पार्लियामेंट का सिस्टम आया नहीं था उस टाइम तक। तो जब पार्लियामेंट का सिस्टम नहीं आया था तो उस टाइम प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट लोग मिलकर लॉ बनाते थे, और जो वो लॉ बनाते थे उसको बाकी लोग फॉलो करते थे, यानी कि समरी फॉलोड बाय द समरी एग्जीक्यूशन, मतलब जो बच गया वो सारे उसको फॉलो करते थे। तो दैट वाज विद द लिंच लॉ, यानी कि जो अपने आप से, अपनी सहूलियत से बनाया गया, किनके द्वारा? कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। तो क्या बोलता है? इन अफ्रीकन कंट्रीज दे ऑफन रिजॉर्ट टू द लिंच लॉ टू पनिश क्रिमिनल्स। तो अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादातर क्या होता है, वो खुद के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन से ही क्रिमिनल्स को पनिश करते हैं, यानी कि जो उनके खुद के प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने लॉ बनाए हैं उसी के थ्रू वो जाकर किसी ना किसी को क्या करेंगे? पनिश करेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच यूज़ होता है, पहले के सिनेरियो और आज के सिनेरियो दोनों के लिए बता देती हूँ मैं आपको। मेडन स्पीच पहले यूज़ होता था जब ब्रिटिशर्स राज हमारा चलता था, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स जब अपने काउंसिल के अंदर या अपने ग्रुप के अंदर किसी नए ब्रिटिशर्स का अपॉइंटमेंट करते थे या किसी नए ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करते थे, तो वो ऑफिसर जब अपने ग्रुप को पहली स्पीच देता था तो उसे बोला जाता था मेडन स्पीच। करंट सिनेरियो में हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कि जो हमारा पार्लियामेंट है या जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंट के अंदर MP MLAs का जब अपॉइंटमेंट होता है
तो उन टाइम पे उन लोगों को अपना फर्स्ट मतलब अपना इंट्रोडक्शन स्पीच जो देना होता है उस स्पीच को बोला जाता है मेडन स्पीच, ठीक है। यानी कि द फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यू मेंबर इन द पब्लिक बॉडी एज इन द टाउन हॉल और इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या टाउन हॉल पुराने टाइम के लिए यूज हुआ है और पार्लियामेंट करंट सिनेरियो के लिए यूज हुआ है। तो एवर एमपी लुक फॉरवर्ड टू हिज मेडन स्पीच बिकॉज इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मेक अ गुड इंप्रेशन। आज के टाइम पे हर एक एमपी अपनी मेडन स्पीच को अच्छा लिखना चाहता है क्योंकि वही उसका पहला इंप्रेशन बनाएगी, वही उसके पहले शब्द होंगे जो अपनी पार्लियामेंट में वो जाकर बोलने वाला है। क्लियर है? चलो जी आगे लिखते हैं, क्या लिखा है आगे है हमारे पास अ 9 डे वंडर। 9 डे वंडर बोले तो 4 दिन की चांदनी, अगर हम हिंदी वाला मुहावरा बोले तो 9 डे वंडर यानी कि अ पर्सन और इवेंट दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ नोटिस फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इज सून फॉरगॉटन। यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट हो गया या कोई भी ऐसा इंसान है जो कुछ टाइम के लिए तो बड़ा आकर्षित है, यानी कि उस घटना ने कुछ टाइम तो लोगों का ध्यान क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग उसे भूल भी गए। तो वो क्या था, 9 डे वंडर, यानी कि कुछ दिन तो याद रहा, 4 दिन की चांदनी था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द मैच फिक्सिंग चार्जेस इन द क्रिकेट मैच वॉज बट अ 9 डे वंडर। यानी कि जब वो कंट्रोवर्सी आई थी कि मैच फिक्सिंग हो रही है, उसकी न्यूज़ आई, तो कुछ दिन तो वो बड़ी चर्चा में रही, उसके बाद जल्दी ही उसको भुला दिया गया, उसके बाद कोई जिक्र उसका नहीं हुआ। यानी कि वो क्या था, एक 9 डे वंडर था, जो जितनी जल्दी आकर्षित होती है उतनी ही जल्दी भुला दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द राइजिंग जनरेशन। राइजिंग जनरेशन कौन है, हम लोग, यानी कि यंग पीपल। तो जो हमारी राइजिंग जनरेशन है वो टेक्नो सेवी है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ बहुत फ्रेंडली है, तो टाइम सेव करती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट इज स्कॉट फ्री। स्कॉट यानी कि समथिंग विच इज स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब आपको पनिशमेंट मिलना, तो पनिशमेंट फ्री यानी कि आप ऐसे इंसान हो जो बिना पनिशमेंट के बच जाओगे, यानी कि आपकी शायद पहुंच बहुत ऊपर तक है कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो बिकॉज ही हैड इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस द कल्प्रिट वॉज वेंट स्कॉट फ्री। बिना पनिशमेंट के फ्री कर दिया गया, बरी कर दिया गया बिना पनिशमेंट के, जस्ट बिकॉज उसके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अ शीट एंकर। अ शीट एंकर को बोलता है जैसे कि हमारे पास कोई लास्ट रिसोर्ट बचता है ना, जो आखिरी का पत्ता बचता है हमारे पास, जिसके भरोसे हम जीत सकते हैं, या फिर हमारा कोई सहारा होता है, या फिर जैसे तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, वैसे कोई हमें सहानुभूति देने वाला होता है लास्ट टाइम में, तो उसको बोलते हैं शीट एंकर। तो क्या है, अ डिपेंडेबल पर्सन और थिंग रिप्लाइड अपॉन इन द लास्ट रिसोर्ट। यानी कि जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपके पास कुछ एक ऑप्शन या एक होप बची होती है, लास्ट आशा की किरण होती है जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, इन द टाइम्स ऑफ इमेंस स्ट्रेन एंड प्रॉब्लम्स, जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में हो और आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर होगा, तो वंस फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वंस शीट एंकर हु कीप्स वन फ्रॉम गिविंग इन। तो एक इंसान की फैमिली और फ्रेंड्स ही वो लोग होते हैं जो लास्ट में उसे सहारा देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं, ताकि वो क्या ना करे, वो गिव अप ना करे, उसे गिव अप करने से बचाते हैं, हार मानने से बचाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स क्या हैं, आपके लास्ट होप हैं, जिन्होंने आपको सहारा दिया, आपको मोटिवेट किया, एनकरेज किया। यानी कि जब कहीं से कुछ भी नहीं दिखता तो वहाँ पर आपको लास्ट होप जो मिलती है वो भी बड़ा सुकून दे जाती है। उस चीज़ को बोलेंगे आप अ शीट एंकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी टॉल टॉक, बकवास की बातें। यानी कि जब किसी के पास कुछ कहने को नहीं होता तो वो आपको लंबी लंबी बातों में फंसा लेता है, बेबुनियादी बातें होती हैं, तो वो होती है आपके टॉल टॉक्स। बूस्टफुल लैंग्वेज यानी कि जो बातें तो बहुत लंबी है लेकिन बेकार की हैं। इफ़ वी हैव नो रियल एकम्प्लिशमेंट, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने ऐसा कुछ उखाड़ा ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, यानी कि हमने आज तक ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, वी इंडल्ज इन टोल टॉक टू डिल्यूड आवर सेल्स एंड अदर टू। तो हम लोगों को अपने अंदर इन्वॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही इधर उधर की लंबी लंबी बातें करेंगे ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं। तो ये कब करते हैं हम, जैसे फेकू लोग होते हैं ना, वो करते हैं टॉल टॉक कि मैं तो ये, मैं तो मुँह, मैं फलाना, मैं डिकाना, तो वो क्या है, टॉल टॉक से आपकी, ठीक है। उसके बाद है अ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। जहाँ पर वर्ड आ गया सफ़ेद हाथी, मतलब समझ लो आपकी वाट लगने वाली है, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन, ठीक है। अब सफ़ेद हाथी समटाइम्स आपकी प्रोफेशनल्स में भी बोला जाता है, जब व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग अलॉट तो आपको बोला जाएगा अ वाइट एलिफेंट। तो ये टैग कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई इस टैग को कमाना चाहता है, वाइट एलिफेंट, समथिंग एक्सपेंसिव टू मेंटेन। यानी और वहाँ पर आपका नाम एक्सपेंसिव टू मेंटेन में नहीं आएगा, वहाँ पर ये आएगा कि आप बहुत अच्छा कमा रहे हो और आप इसे मेंटेन कर सकते हो, जो कि एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है।
I had to dispose of the car as it turned out to be a white elephant. मुझे अपनी कार को बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सर्विसेज मांग रही थी, खर्चे बहुत मांग रही थी। ऐसा हो गया था कि सफ़ेद हाथी हो गया था मेरे लिए तो। ठीक है, उसके बाद है अ वाइट लाई। वाइट लाई और सफ़ेद झूठ, हिंदी में जो हम बोलते हैं सफ़ेद झूठ, इन दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश का जो वाइट लाई है वो है साफ सुथरा निर्दोष झूठ। निर्दोष झूठ बोले तो मतलब जब आप ऐसा झूठ बोलते हो तो आप किसी की फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, आप सिर्फ दूसरों की फीलिंग का सम्मान करने के लिए झूठ बोलते हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। हिज वाइट लाई दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट विद हिम हेल्प्ड soothe his agitated mother who had heard that he had met with an accident. अब इसने क्या किया, इसने अपनी मम्मा से झूठ बोला कि हाँ भाई मम्मा सब कुछ ठीक है, पर झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसकी मम्मा को किसी ने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब जब उन्हें न्यूज़ मिली कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो मम्मा क्या हो गई, परेशान हो गई। मम्मा परेशान, इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा क्या हुआ, तो बच्चे ने बोला कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन। हालांकि वो झूठ बोल रहा है, एक्सीडेंट हुआ था, बट उसके इस झूठ से किसी को कोई लॉस नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी मम्मा को थोड़ी शांति मिली कि हाँ भाई मेरा बच्चा ठीक है। तो वो जो इस काइंड का झूठ होता है, जब आप कोई निर्दोष झूठ बोलते हो किसी की हेल्प करने के लिए या किसी को सांत्वना देने के लिए, तो उसको बोला जाता है वाइट लाई, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज होता है आपका जब ऐसे चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो जो मृग तृष्णाएं हैं। मृग तृष्णाएं बोले तो मतलब कुछ हाथ नहीं आने वाला, एक यूजलेस सर्च है, यूजलेस इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, देखते हैं। द हॉक्सर हैड सेंट द पुलिस ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। हॉक्सर मतलब वो जालसाज या जिसने जालसाजी की है, अपने आप को बचाने के लिए उसने पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और अब पुलिस क्या कर रही है, अ वाइल्ड गूस चेज मतलब जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है वो तो झूठी है, उसके कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, वो क्या है, यूजलेस सर्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोले तो अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में दूसरों के बीच दो लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद है। अगेन द सेम एग्जाम्पल, कश्मीर कॉन्टिन्यूज टू बी द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान। ठीक है, एक ही मुहावरे के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 या 3 इडियम्स हो सकती हैं, जैसे कि आप देख चुके हो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के लिए। ठीक है, आगे है आपका द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये इडियम है, वो यूज़ हुई है एक गप्पी इंसान के लिए। गप्पी इंसान मतलब जो कि पता नहीं कहाँ से बातें करता है, बहुत बातें करता है और उसकी बातें इंटरेस्टिंग भी होती हैं, यूज़फुल भी होती है, बट ये नहीं पता कि वो इतनी बातें लाता कहाँ से है। तो वो है गिफ्ट ऑफ गैप, यानी कि उसको स्पीच में फ्लुएंसी भगवान जी ने ही दी है, इनबॉर्न उसका गिफ्ट है, तो जन्म से उसको मिला है। तो जो ये गिफ्ट ऑफ गैप जिसके पास होता है ना, वो सक्सेसफुल बनने के लायक होता है। द गिफ्ट ऑफ द गैप इनवेरिएबली मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल व्हाट पॉलिटिशियन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। द इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट मतलब किसी सिचुएशन को अंदर से बाहर की तरफ देखना। अंदर से जब उसको बाहर की तरफ देखोगे, यानी कि उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स निकालोगे, क्या था, क्यों था, कैसे था, क्या बेनिफिट देगा, क्या लॉसेस देगा, तो आपने उसके इन्स एंड आउट्स को चेक किया, उसका हिस्ट्री, उसका फ्यूचर सब आपने चेक कर डाला। तो द फुल डिटेल्स, इंट्रिकेसीज या कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ थिंग, यानी कि उसके अंदर क्या बेनिफिट्स छुपे हुए हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस छुपे हुए हैं, इस सब आपने देख लिया। तो वी आर येट टू लर्न द इन्स एंड आउट ऑफ अ मायो निक्सॉन एग्रीमेंट। मायो और निक्सॉन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में कंप्लीट जानना भी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लायंस शेयर। लायंस शेयर मतलब शेर का हिस्सा, यानी कि बड़ा हिस्सा। और ये जब बड़ा हिस्सा दिया जाता है ना किसी को, तो वो अनफेयरली कई बार तरीक़ों से दिया जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा हिस्सा अनफेयर मीन से आए, बट जहाँ पर द वर्ड यूज़ हो गया लायंस शेयर, तो छीना झपटी करके लिया है आपने वो हिस्सा, और वो क्या होगा, अनफेयर होगा। ठीक है, द बिग नेशंस कॉन्टिन्यू टू हैव द लायंस शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो हमेशा जो पूरी दुनिया के ट्रेड का हिस्सा लेते हैं, तो वो उनको अनफेयरली लार्जेस्ट शेयर मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द 3 R's। आर्स, यहाँ पर अगर आप देखोगे आर्स के लिए जो वर्ड यूज़ हुए हैं उनके इनिशियल लेटर तीनों अलग है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, बट फिर भी इस ईडियम को 3 R's ही बोला जाता है और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है और ये बिल्कुल जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जब ये ईडियम्स बनी तो प्रोनाउंसिएशन के बेस पे बनी। आप पढ़ो इसे, रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक। तो जो रिथमेटिक, राइटिंग है, इन दोनों के अंदर भी जो साउंड है वो आर की ही आती है और रीडिंग में तो आर इनबिल्ट ही है,
तो इसीलिए इसे बोला गया 3 आवर्स। तो 3 आवर्स क्या है? 3 आवर्स हमारी प्राइमरी एजुकेशंस का मेन हिस्सा है। एक बच्चे को ये चीज़ें तो आनी चाहिए, यानी कि पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग लिखना आना चाहिए और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आनी चाहिए। बेसिक स्टडी है, जिस इंसान को ये भी नहीं आता वो इलिटरेट होता है, ठीक है। द 3 आवर्स हैव बीन द मेन फोकस ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन फॉर मैनी डिकेड्स नाउ। अब जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें ये तीनों चीज़ें बचपन से ही सिखा दी जाती है, यानी कि उनकी केजी से ही स्टार्ट हो जाता है, प्री नर्सरी से स्टार्ट हो जाते हैं इनफैक्ट रीडिंग राइटिंग। तो आजकल के बच्चों को एडवांस बनाने के लिए 3 आवर्स को प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास पेनलोप्स वेब। पेनलोप्स वेब क्या होता है? पेनलोप्स वेब ऐसा काम जो चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, कभी ख़त्म भी नहीं होता। जैसे कि हमारे घर के काम, रोज़मर्रा के काम। तो एन हाउस वाइफ कोर्स आर ए पेनलोप्स वेब, यानी कि अगर एक हाउस वाइफ का काम देखा तो उसका क्या है काम? कभी ख़त्म ना होने वाला काम है, सुबह से लेके शाम तक चलता रहता है और उसके बाद भी ख़त्म ही नहीं होता। कितना भी करते रहो करते रहो करते रहो, ख़त्म नहीं होने वाला ये काम, ठीक है। चलो जी, जैसे कि हमारी विशेज़ होती हैं वो भी पेनलोप्स वेब हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। चलो नेक्स्ट देखते हैं द पावर्स दैट बी। द पावर्स दैट बी मतलब किसी की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, मैनेजरियल बॉडी हो, यानी कि जो पावरफुल बॉडी है, ठीक है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द अनलेस यू एजिटेट्स अगेंस्ट द पावर्स दैट बी, यानी कि जब तक आप इन बॉडीज़ के साथ, जिसके साथ आपको अपना हिस्सा चाहिए, उनके साथ लड़ाई नहीं करोगे, अपने अधिकारों के लिए बोलोगे नहीं, दे विल नेवर डू एनीथिंग फॉर योर वेलफेयर, तब तक वो तुम्हारे भले के लिए कुछ नहीं करने वाले। तो पावर्स दैट बी किनको रिप्रेजेंट करता है? जिनसे आपको अपने हक लेने हैं, ठीक है, जो आपकी अथॉरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज होता है आपके बेनिफिट्स एंड कॉन्स होते हैं आपके कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि आपके लॉसेस। किसी भी सिचुएशंस के बेनिफिट क्या है और लॉसेस क्या हैं। तो डिसीजन लेने से पहले हमें प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, यानी कि वेरियस पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समवन, किसी के बिहाफ पर या किसी के खिलाफ, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बिफोर टेकिंग अ मेजर डिसीजन इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू वेट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना है, 2 ऑप्शंस है आपके पास और उन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप क्या करोगे? आप दोनों के प्रोज देखोगे, दोनों के कॉन्स देखोगे। जहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा और नुकसान कम होगा उस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बोले तो कि यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत ही कम स्पेस से बचना, लगभग 1 दांत वाले स्पेस से। और अगर इसका हिंदी अनुवाद करूँ तो जैसे वो होता है ना, बाल बाल बचना, बस बहुत ही थोड़ा सा बच गया था, वरना तो भी चला ही जाता। तो क्या है? द स्टॉर्म ब्रोक अप द शिप बट द सेलर्स एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ, यानी कि जो स्टॉर्म है, तूफान आया था जिसने पूरी शिप को तहस नहस कर दिया, लेकिन जो शिप चालक था यानी कि जो सेलर था वो बच गया। बहुत ही मतलब कम उम्मीद थी उसके बचने की, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टॉर्म इन द टी कप। टी कप के अंदर स्टॉर्म देखा है कभी? टी कप में टी कितनी आती है और उसमें भी तूफान आ गया, यानी कि अ ग्रेट फस ओवर अ ट्रिफल। ट्रिफल बोले तो तुच्छ चीज़ें, छोटी छोटी बातों के ऊपर आपने बड़े बड़े भसड़े उगा दिए, यानी कि बड़ी भसड़ कर दी आपने छोटी सी बात के ऊपर। तो आगे क्या है आपका? द कॉम्पिटिशन ओवर द बॉम्ब एक्सप्लोजन टर्न्ड आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि आप वाद विवाद कर रहे थे, कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे किस पे? बॉम्ब एक्सप्लोजन पे, कि बॉम्ब फटा बॉम्ब फटा बॉम्ब फटा। इट्स लाइक कि आप स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि इतनी छोटी सी बात पर आप इतना, आप बोलोगे छोटी सी बात क्यों? आगे एक्सप्लेनेशन देखो बॉम्ब एक्सप्लोजन की। इट वॉज अ दिवाली क्रैकर बर्स्ट बाय एन अर्चिन। ये एक दिवाली क्रैकर था, दिवाली का पटाखा था जो किसी गली के बच्चे ने बजा दिया। बाय एन अर्चिन मतलब जो आवारा लड़के होते हैं, आवारा बच्चे होते हैं, उनको बोला जाता है अर्चिन। तो एक दिवाली क्रैकर जो किसी आवारा बच्चे ने बजा दिया, उसके ऊपर इतना क्या बहस कर रहे हो यार? इट्स लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड बोले तो जो चीज़ खारिज कर दी गई है, अब इनवैलिड हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर बाय एक्स लिमिटेड नल एंड वॉइड। कोर्ट ने क्या किया? डिक्लेयर किया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया था ना, अब उसके अपॉइंटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, मैं उसको माना करता हूँ कि अब वो कंपनी में अपॉइंटेड माना ही नहीं जाएगा। तो उसकी अपॉइंटमेंट क्या हो गई? खारिज हो गई, अब उसको माना ही नहीं जाएगा कि वो अपॉइंटमेंट कभी आपने की थी, ठीक है। अब वो अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो गई या वैल्यूलेस हो गई। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये जो प्रेपोजिशंस हैं आपकी, ये आएंगी आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मतलब टू, इन, द, अपॉन, इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो आपके फ्रेजेस बनेंगे, ठीक है। तो इन फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं। आपका ये फ्रेजेस क्या है आपका, टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, यानी कि आप किसी को बोल रहे हो कि इसका वेट मतलब ये इतनी कीमती है कि इसको सोने में तोला जा सकता है। तो जब सोने में तोलेंगे किसी चीज़ को तो वो क्या होगा, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होगा ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इन द डेजर्ट अ बोटल ऑफ वाटर इज ऑफन वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। अगर आपको रेगिस्तान के अंदर पानी की एक बोतल मिल जाए तो क्या होगा, सोने पे सुहागा, ऐसा लगेगा कि आहा हा हा कि जन्नत मिल गई हमें तो, यानी कि उसको सोने से तोला गया है, यानी कि वो इतना ही कीमती है हमारे लिए जैसे कि सोना। चलो जी, नेक्स्ट है टू बी ग्रीक और डबल डच टू वन। टू बी ग्रीक यानी कि अगर आप किसी से दूसरी भाषा में बात करोगे तो शायद सामने वाले को समझ में ना आए। तो यहाँ क्या है यहाँ पर, अनइंटेलिजिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल लैंग्वेज। जैसे कि आपने सुना होगा, हम हिंदी में बोलते हैं मैं अरबी में बोल रही हूँ क्या, या मैं फारसी भाषा में बात कर रही हूँ, तो वो अरबी फारसी भाषा के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है टू बी ग्रीक और डबल डच टू वन। यानी कि आगे देखते हैं, ही स्पीक सो फास्ट दैट ऑल ही सेड वॉज डबल डच टू द ऑडियंस। वो पता नहीं कैसे बोल रहा था कि कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि वो फारसी में बोल रहा था, क्योंकि वो इतना तेज़ बोल रहा था कि ऑडियंस के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो ऐसा लगा कि ही वॉज डबल डच टू द ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी एट सी, बीच मंझधार में फंस जाना। एट द सी मतलब आप ऐसी सिचुएशंस में हो जहाँ पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप कैसे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, अनसर्टेन हो। यानी कि आई एम क्वाइट एट सी एज फॉर एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। यार इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में तो बड़ा डर लग रहा है, मैं इतना कंफ्यूज हूँ, लाइक मैं अभी तक ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरा क्या होगा। तो उसको क्या बोल रहे हैं, आई एम क्वाइट एट सी फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो जी, आगे है आपका टू बी एट सिक्सेज एंड सेवन, कि आप सिक्सेज और सेवन्स के बीच में फंस गए हो, यानी कि आपके पास कुछ भी अरेंज्ड नहीं है। अरेंज नहीं है मतलब सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका मीनिंग, आई हैवेंट हैड टाइम टू अरेंज एवरीथिंग सो आई एम ऑल एट सिक्सेज एंड सेवन्स। यार मुझे टाइम ही नहीं लगा सब कुछ मैनेज करने का, तो सब कुछ इतना मैसी हो गया, इतना बिखरा हो गया कि आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। जो ऊपर वाला कंफ्यूज था वो ये था कि आपके पास इतने आइडियाज़ के अंदर, यानी कि आप बीच मंझधार में फंस रहे हो। लेकिन टू बी सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब है कि आपने मैसी कर रखा है सिचुएशंस को जानबूझ के, आपके पास टाइम नहीं था, तो आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है ढूंढने में चीज़ों को, ठीक है। आगे है आपका टू बी एट वंस विट एंड। टू बी एट वंस इट एंड मतलब आपके पास कंप्लीट लॉस की सिचुएशंस है कि आपकी हार तो पक्की है, लेकिन ये डिसाइड करना है कि हारना किस तरफ से है, ठीक है। यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ऐसी वाली सिचुएशंस है आपकी। बी कम्प्लीटली एट लॉस एज टू व्हाट टू डू, मतलब लॉस तो होना ही है, लेकिन अब मैं करूँ क्या। एग्जाम्पल से समझते हैं, विद द मास्टर शाउटिंग फ्रॉम द बाथरूम एंड द मिस्ट्रेस फ्रॉम द किचन। अब एक सर्वेंट की सिचुएशंस है, उसके जो सर हैं वो आपको वॉशरूम से आवाज़ दे रहे हैं किसी सामान को लेने के लिए, एंड जो आपकी मैम है वो आपको किचन से आवाज़ दे रही है। अब बेचारा सर्वेंट फंस गया, वॉशरूम वाली साइड गया तो किचन से गालियाँ पड़ेगी, और किचन वाली साइड गया तो वॉशरूम वाली साइड से, यानी कि सर की तरफ से गालियाँ पड़ेंगी। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, गालियाँ तो खानी है, तो किसकी गाली खानी है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास टू बी इन द डोल्ड्रम। टू बी इन द डोल्ड्रम बोले तो टू बी इन द डोल्ड्रम मतलब कि अभी आप असमंजस की स्थिति में हैं, या फिर आप असमंजस भी नहीं, आप ऐसा कुछ सिचुएशंस के अंदर है जहाँ पर आपका बच पाना, या फिर आप कंप्लीटली डिस्प्रेस रहते हो, आप कुछ समझ में नहीं आता, आप लो फील करते हैं सारा टाइम पे। तो टू बी इन द डोल्ड्रम मतलब अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ही हैज़ बीन इन द डोल्ड्रम एवर सिंस हिज वाइफ लेफ्ट हिम, यानी कि वो जब से उसकी बीवी उसको छोड़कर गई है वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है, खोया रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी ऑन द वेन। टू बी ऑन द वेन बोले तो बिकम विंगर या फिर लेस वाइगोरस। वाइगोरस का मतलब होता है मतलब अपनी पकड़ बनाना, डोमिनेंस बनाना, और लेस वाइगोरस मतलब अपने अधिकार को छोड़ना या फिर इतना इफेक्टिव ना रहना, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द ब्रिटिश वॉज ऑन द वेन, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद ब्रिटिश जो शासन था उसका इतना चला नहीं दबदबा अपने एरियाज़ के ऊपर। नेक्स्ट है टू बी ऑन द कारपेट। टू बी ऑन द कारपेट मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना टू बी इन हिज गुड बुक या टू बी इन हिज बैड बुक, तो टू बी ऑन द कारपेट का मतलब होता है किसी की बैड बुक में शामिल हो जाना, यानी कि आप कुछ ही कर लो, आपको डांट तो पड़नी है। तो बीइंग सेवरली रिमांडेड बाय समवन्स इन अथॉरिटी, यानी कि आपको कोई ना कोई अथॉरिटी क्या करती है, टाइम टू टाइम आपको
रिप्रिमाइंड करती रहती है, यानी कि डांटती रहती है आपको वही अथॉरिटी, ठीक है। द अनपंक्चुअल क्लर्क वॉज रिपीटेडली ऑन द कारपेट, ये एक जो इंसान है जो हमेशा लेट आता है तो उसको बॉस क्या करेगा, हमेशा डांटता ही रहेगा, यानी कि वो हमेशा उनकी बैड बुक में रहता है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग मतलब बिल्कुल अपने आखिरी चरम पे पहुंच चुके हैं, यानी कि बिल्कुल एंड आ चुका है लाइफ का, किसी की भी लाइफ का हो सकता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं किसी इंसान की लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात रहे हैं कि भाई जैसे मेरा फ़ोन है इतना ख़राब हो चुका है कि वो अपने लास्ट लेग के ऊपर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑफिसेज इट सीम्स द टाइपराइटर इज एट इट्स लास्ट लेग, क्या बोलता है कि अब कंप्यूटर्स का यूज़ इतना बढ़ता जा रहा है, ऑफिस में कंप्यूटर इतने फैमिलियर हो गए हैं, अब तो टाइपराइटर को कोई पूछेगा भी नहीं, टाइपराइटर अपनी अंतिम स्टेज के ऊपर है, यानी कि अपने लास्ट के दिन गिन रहा है अब वो, ठीक है। चलो जी आगे पढ़ते हैं। आगे हैं हमारे पास कुछ ऐसे इडियम्स जो किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि फर्स्ट देखो किसी बिजनेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, तो देखते हैं क्या बोलता है ये। फर्स्ट है हमारे पास मनी या फिर डेट बिजनेस, मनी डेट बिजनेस के रिगार्डिंग में है, रेडी मनी या फिर कैश। रेडी मनी मतलब विच इज़ अवेलेबल एट एनी टाइम, आप कभी भी जाकर उसे ले सकते हो। मनी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज इज नॉन एज रेडी मनी या फिर कंपेरेटिवली टू बी कैश। तो पहले क्या होता था, अगर आप पहले बैंक में पैसे जमा कराते थे तो उसे रेडी मनी नहीं बोलते थे, क्यों, क्योंकि आपको पहले बैंक में जाना पड़ता था, अपना चेक भरना पड़ता था, फिर विड्रॉ कराने पड़ते थे, उसके बाद आना पड़ता था। बट अभी हमारे पास प्लास्टिक मनी है, यानी कि हमारे पास एटीएम कार्ड है, तो वो जो एटीएम कार्ड है कहीं पर भी स्वाइप करो तो रेडी मनी है हमारे पास, ऑल्दो हमारे पास कैश ना भी हो, कार्ड्स हैं तो इनफ है, तो वो क्या है हमारे पास जो प्लास्टिक मनी है दैट इज आवर रेडी मनी। तो टुडे एटीएम्स प्रोवाइड रेडी मनी इन नो टाइम, ठीक है। आगे है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब ऐसे डेट्स या फिर ऐसे डेटर्स जिनसे अब पैसा आ नहीं सकता, किसी को उधार दिया था या किसी को उधार पर सामान दिया था और अब उनसे पैसे लेने मुश्किल हो गए। तो एवरी ईयर द कंपनी कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ बैड डेट्स एंड राइट्स देम ऑफ, तो हर साल कंपनी क्या करती है, अपने खातों में से बैड डेट्स ढूंढती है और उनको राइट ऑफ कर देती है, यानी कि अपने प्रॉफिट से माइनस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन शॉर्ट सप्लाई। इन शॉर्ट सप्लाई मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। शुगर इज़ इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक इन द शुगर मिल्स, यानी कि उसकी सप्लाई पीछे से शॉर्टेज पे है, तो अभी इसको ज़्यादा हमें कम से इफेक्टिवली कंजम्पशन करना है, क्योंकि लास्ट पीछे से शुगर और आ नहीं रही है, ठीक है। आगे है टू ब्रिंग अ थिंग अंडर हैमर। हैमर मतलब वो हथौड़े के नीचे लेके आना, हथौड़े के नीचे ऑक्शन होता है बिजनेस की टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो टू सेल समथिंग बाय द ऑक्शन, नीलामी करके किसी चीज़ को बेचना। अगर कोई इंसान दिवालिया हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी की जाती है ताकि उसके क्रेडिटर्स की पेमेंट की जा सके। तो इफ़ अ पर्सन गोज इनसॉल्वेंट, एक इंसान जो दिवालिया हो चुका है, हिज क्रेडिटर्स ब्रिंग एवरीथिंग दैट ही ओन्स अंडर हैमर टू रिकवर देयर मनी, यानी कि उसके जो क्रेडिटर्स है वो सब कुछ ले आएंगे वो अंडर द हैमर, यानी कि वो सब कुछ ऑप्शन के लिए निकाल देंगे जिससे वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। चलो जी आगे देखते हैं। टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन। टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन का मतलब ये होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर उसको लेकर जाए। तो ड्राइव अ हार्ड बार्गेन का मतलब है इंसिस्ट ऑन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, किसी चीज़ के बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस को फाइंड आउट करना बाय नेगोशिएटिंग। तो देखते हैं क्या है। द शेख ड्रोव अ हार्ड बार्गेन वाइल सेलिंग ऑयल टू द वेस्टर्न कंट्री। जब शेख अपने ऑयल को बेचने के लिए गया वेस्टर्न कंट्री में तो उसने बड़ी अच्छी बार्गेनिंग की और उसको बेस्ट प्राइस के ऊपर सेल आउट भी किया। चलो जी आगे है हमारे पास टू पे वंस वे। टू पे वंस वे मतलब कि इतना कमा लेना कि अपने आप के खर्चों को पूरा कर लेना। अर्न इनफ टू कवर वंस एक्सपेंसेस। अभी आप लोग सीएस कर रहे हो, सीएस के बाद जब आप ट्रेनी बन जाएंगे तो आप इतने कैपेबल होंगे कि यू कैन पे योर ऑन्स वे, यानी कि आप अपने खुद के खर्चे निकाल पाएंगे जब आप इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। तो वाइल एट कॉलेज ही पेड हिज वे बाय वर्किंग एज न्यूज़पेपर वेंडर। तो जब वो कॉलेज में था तो वो साथ साथ न्यूज़पेपर वेंडर के जैसे काम करता था और अपने सारे खर्चे खुद मैनेज करता था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वारफेयर। वारफेयर मतलब जो युद्ध की स्थिति में सिनोनिम्स यूज होते हैं, इडियम्स यूज होते हैं। तो टू टेक समथिंग बाय द स्टॉर्म। टू टेक समथिंग बाय द स्टॉर्म मतलब छीन झपट कर लेना, यानी कि अटैक कर कर किसी से लेना। टू कैप्चर अ प्लेस बाय सडन और वायलेंट अटैक, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द मैन माउंटेड ऑन ऑल अटैक फ्रॉम एयर एंड लैंड सोन टुक द एनिमी कंट्री बाय द स्टॉर्म, यानी कि उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, चारों तरफ से उनको घेर लिया, हवा के रास्ते से, पानी के रास्ते से और लैंड के रास्ते से, और
उनके ऊपर अटैक किया और उनके टेंट को अपना बना लिया, यानी कि उनकी कंट्री को अपना बना लिया या वहाँ पर उन्होंने शह ले ली। ठीक है। नेक्स्ट है टू स्ट्राइक वंस फ्लैग और कलर और टू शो द वाइट, यानी कि शांति जब आपकी तरफ से जाती है, शांति प्रस्ताव, या फिर आप खुद सरेंडर करते हो कि चलो ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ, अब ख़त्म करो लड़ाई। तो इसमें क्या है, आफ्टर द आर्मी सराउंडेड देयर हाइडिंग प्लेस, यानी कि आर्मी ने देख लिया कि कौन टेररिस्ट कहाँ छुपा हुआ है, तो टेररिस्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो दे शोड द वाइट एंड वर देयर आफ्टर कैप्चर्ड, तो उन्होंने वाइट फ्लैग को शो किया एंड उसके बाद उन्हें क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, तो ये थे कुछ वारफेयर वाले। उसके बाद हैं हमारे पास सी एंड शिप्स वाले। सी एंड शिप्स मतलब जो समुद्री जहाज़ों के लिए यूज़ होता है, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है, ज़रूरी नहीं कि ये सी एंड शिप्स के लिए भी यूज़ हो सके, अगर कहीं और फिट बैठते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म मतलब टू कम आउट ऑफ अ क्राइसिस सक्सेसफुली, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल जाना या फिर सफलतापूर्वक बाहर निकल जाना। इन अ क्राइसिस इट इज़ अ यूनिटी विच हेल्प्स अ नेशन टू वेदर द स्टॉर्म, यानी कि अगर हम एकता के साथ काम करें, यानी कि यूनाइटेड वी स्टैंड, तो उस तरह से क्या होगा कि हम लोग किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। करें आगे, चलो जी आगे करते हैं। टू सेल बिफोर द विंड। टू सेल बिफोर द विंड मतलब जिस तरफ की डायरेक्शंस है, यानी कि जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ हमें अपनी नाव को चलाना चाहिए, तो यानी कि सेल इन द डायरेक्शन इन विच द विंड इज ब्लोइंग। तो एन अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटी देखता है हर चीज़ में, वो क्या ऐसा होता है, वो ऐसा इंसान होता है जो हु सेल्स बिफोर द विंड, यानी कि जो हवा के साथ साथ अपना रुख बदलता रहता है, वही होता है असली अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो माहौल के साथ चलता है, एनवायरनमेंट को देखकर चलता है। ठीक है, चलो जी। टू कास्ट एंकर। टू कास्ट एंकर का मतलब अगर मैं शिप की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत घूम लिया आपने, अभी इतना घूम लिया कि अब आपको एक प्लेस की ज़रूरत है जहाँ पर आप रेस्ट कर सको, तो टू सेटल इन अ प्लेस फॉर द टाइमिंग, यानी कि कुछ समय के लिए किसी प्लेस पर रुककर सेटल हो जाना। तो आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ही फाइनली कास्ट एंकर इन पेरिस बिकॉज ही लाइक द सिटी, मतलब वो पूरी दुनिया घूम चुका है और अब कुछ टाइम के लिए उसे पेरिस पसंद आया है, तो पेरिस में वो अपना ठिकाना बनाने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव अ ब्रॉड साइड। टू गिव अ ब्रॉड साइड भी एक नेवल फ्रेज है, ये तब यूज़ होता है जब आपके नेवी फोर्सेस की लड़ाइयाँ हो रही होती है, तो वो ब्रॉड साइड में क्या करते हैं कि जितने भी उनके पास गन्स मटेरियल्स होते हैं वो सब एक डायरेक्शन में रख लेते हैं और एक साथ सारे के सारे जो अपने अपोजिशंस होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, ताकि सब कुछ एकदम से शांत हो जाए, यानी कि वन शॉट में वो सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है टू गिव अ ब्रॉड साइड। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर बॉल और क्रिटिसिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी आलोचनाओं को बहुत ही धैर्य के साथ सुना, बट देन ही गेव अ ब्रॉड साइड दैट साइलेंस्ड ऑल द क्रिटिसिज्म। बट उन्होंने फिर कुछ ऐसा बोला कि ऐसी स्पीच दी कि जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सारे के सारे क्रिटिसिज्म्स को, सारे आलोचकों को एक बार में चुप करवा दिया, यानी कि वन शॉट में सारा काम कर दिया। आगे देखते हैं। टू बी इन द सेम बोट, सेम सिचुएशंस में होना, यानी कि जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। तो आगे क्या है, इन अ न्यूक्लियर वॉर द रिच एंड द पुअर नेशंस विल बी इन द सेम बोट, नन विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। जब वॉर की सिचुएशन आती है, अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, सबकी सिचुएशन सेम होने वाली है और कोई भी बचने वाला नहीं है इस सिचुएशन से। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारे पास टू टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल। टू टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल मतलब कोई इतना कॉन्फिडेंट हो चुका है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है कि मेरा तो सब सही हो सकता है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो उसकी हवा खींच लेना, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर देना, अपसेट कर देना, या उसके घमंड को चूर चूर कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर ही गोज एनी फर्दर कन्फ्रंट हिम विद द एविडेंस ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग, यानी कि इससे पहले कि वो कुछ और फालतू बोले तुम उससे कन्फ्रंट क्यों नहीं करते, उससे सामना क्यों नहीं करते, उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते, उसे दिखाते क्यों नहीं वो एविडेंस जो कि दर्शाता है कि उसने कुछ गलत किया है। और इससे क्या होगा, इससे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एंड टेक द विंड आउट ऑफ हिज सेल्स, वो जो इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है फिर वो ओवर स्मार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फायर लाइट या कैंडल्स। इनके साथ जो दो इडियम्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखते हैं। द गेम इज़ नॉट वर्थ द कैंडल, कि ये जो गेम चल रही है वो वर्थ नहीं है, यानी कि अगर मैं इसका अनुवाद करूँ तो इसमें ये है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं,
तो जो रिजल्ट आने वाला है ना और जो मेहनत कर रहे हैं दोनों कंपैटिबल नहीं है, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है और जो आने वाला रिजल्ट है वो बहुत कम है, और हमें पहले से पता है कि इतनी मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, तो क्या बोलता है, कुछ लोग समझते हैं कि जर्नी टू द मून इज एन इलेबोरेट एंड कॉस्टली अफेयर एंड सम पीपल विद प्रैग्मेटिक अप्रोच फील द गेम इज नॉट वर्थ द कैंडल। कुछ लोग बोलते हैं कि जर्नी अगर मून तक करनी है तो बहुत ही कॉस्टली होगी और बहुत ही महा जर्नी होगी, और मुझे नहीं लगता कि उस जर्नी का कोई फ़ायदा है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लग जाना और मिलना क्या है, कुछ भी नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। आगे है नॉट होल्ड अ कैंडल टू समथिंग और समवन, यानी कि आप किसी की बराबरी नहीं कर पा रहे हो। नॉट होल्ड अ कैंडल मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उससे इन्फीरियर रहोगे। एग्जाम्पल, शी राइट्स क्वाइट अम्यूजिंग स्टोरी, वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखती हैं, बट शी कांट होल्ड अ हैंडल टू द मोर सीरियस नॉवलिस्ट, लेकिन वो जो सीरियस नॉवलिस्ट होते हैं उनके सामने नहीं टिक सकती, उनसे तो कम ही है। जो सीरियस नॉवलिस्ट है वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखती हैं। ठीक है, तो आप किसी को इन्फीरियर अगर बोलना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो नॉट होल्ड अ कैंडल टू समवन, या फिर उस पर्सन का नाम। ठीक है, चलो जी आगे है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ऐसे हम यूज़ करते हैं डेथ के टाइम पर। आप अगर नॉवेल्स पढ़ते हैं तो नॉवेल्स के अंदर इस टाइप के वर्ड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। अगर आपकी एक नेचुरल डेथ हुई है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, मर्डर नहीं हुआ आपका, आप किसी युद्ध में मारे नहीं गए हैं, यानी कि एक नेचुरल डेथ है, आप किसी बीमारी की वजह से मरे हों, तो ये कुछ फ्रेजेस है जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टू पास अवे, टू गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, टू ब्रेथ वंस लास्ट, टू बी गैदर्ड टू वंस फादर, टू जॉइन द ग्रेट मेजोरिटी, या फिर टू किक द बकेट। तो इस तरह के फ्रेजेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जो ईडियम्स है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म होते हैं। ईडियम्स ख़त्म हो रही हैं सिर्फ हमारे। ईडियम्स के बाद अभी भी बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में, तो आई होप आपको ये सारी ईडियम्स समझ में आई हैं, और इन ईडियम्स को आपको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहना है, ब्रेक नहीं करना, क्योंकि जहाँ ब्रेक किया वहीं पर जो ईडियम्स है वो याद होना बंद हो जाएंगे। डेली बेसिस पे इन ईडियम्स को रिवाइज करें और तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।